हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को कर रहेंगे। साथियों, लास्ट टाइम मैं कराने आ गया हूँ फास्ट रिवीजन, जिसे बोलते हैं FR। साथियों, फास्ट रिवीजन में एक वीडियो के अंदर हम एक चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेकर आ गया हूँ। साथियों, इस चैप्टर का नाम है साथियों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रोल निभाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, जिसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने आज तक आपको नहीं पढ़ाया वो भी पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहले बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए शुरू कर दें आज इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस इसे बोला जाता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब साथियों के दौरान वह परिवर्तन जिसमें बनने वाले हुए पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन ना हो। याद रखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। कोई परिवर्तन ना हो मतलब जैसे पहले था और अभिक्रिया के बाद भी अगर वैसे ही है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए लोहे से खुरपे का निर्माण, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। आपने देखा होगा साथियों, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्या? बर्फ, बर्फ का गलना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। क्या इसकी गुणवत्ता में बदल रहा है? क्वालिटी? जी नहीं, इसकी क्वालिटी नहीं बदल रही है, इसके गुण नहीं बदल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बोले तो साथियों केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके उपरांत मूल पदार्थ, याद रखिए, मूल पदार्थ या कण के प्रकृति में परिवर्तन होता है। मतलब आप देख ले, दूध से दही बनना क्या रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि इस पहले दूध मीठा लगता था, दही भी मीठी लगती, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कॉयल, कोयले का जलना। जब कोयला जलता है साथियों तो क्या बनता है? आपने देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा भी हमें मिल जाती है। आगे आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को। पहला टॉपिक्स आपका है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ 2Mg + O2 क्या बना? 2MgO बना। इसे अभिकारक बोलते हैं। अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो हमारे पास होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसमें ये क्या है? अभिक्रिया से पहले क्या मैग्नीज था, ऑक्सीजन था, यह अभिकारक कहलाएगा। अभिक्रिया के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो क्या है साथियों? उत्पाद कहलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा और आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि आगे पेज पे क्या हमारा अगला रिएक्शन है कंकाली समीकरण। अगला क्या है? इक्वेशन जो है स्केलेटल इक्वेशन। आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब जो दोनों तरफ बराबर ना हो, मतलब अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो, उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्रों के उपयोग से लिखे गए समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जरूरी नहीं कि संतुलित हो। याद रखेगा, अभी मैंने पिछली बार जब लिखा था वहाँ पे हिंदी में भी लिखा था और यहाँ पे सूत्र भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर केवल सूत्र लिखा है। मतलब शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्र से जब किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात इसमें यह देखे रखा है कि जो कंकाली समीकरण है जरूरी नहीं कि वो संतुलित हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ साथियों कोई एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद की मात्रा बराबर होगी, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लिखा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें सम्मिलित अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है या कहलाता है। और उसी को संतुलित कैसे करते हैं ये हम लोग नीचे सीखेंगे। ओके,
हमने भी पढ़ा कि रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है, लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें वो हम लोग नीचे सीखेंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है और जो उत्पाद होता है दोनों मात्रा में बराबर है तो समीकरण कैसा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में अपने कि ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पे गलती से नियम लिखा है, लेकिन यहाँ नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियम। क्या होना चाहिए साथियों, नियम होना चाहिए। ओके, टाइपिंग में गलती हो गई। लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए जैसे हम लोग चाय बना रहे हैं तो चाय से पहले हमारे पास क्या था, मिल्क था प्लस वाटर था प्लस और सामग्री था, इन सभी को मिला के हमें क्या बना, चाय बनी। चाय को हमने पिया, एनर्जी मिला, उसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, लेकिन क्या कभी नष्ट हुआ, जी नहीं। तो नष्ट कुछ भी नहीं होता है, रूप बदलता है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, ये तो हमने भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब जो मेन हमको लगभग कितने 10 हेडिंग पढ़ना है, कितना 10 हेडिंग मेन है इसमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। अब से लेकर के अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग हटिएगा नहीं। ओके, अगर सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ पर वीडियो को रोक करके इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। जो कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ समझा देता हूँ। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना, तो जुड़ना का मतलब अभिकारक। जब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते, इस बात को याद रखेगा। जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें जो उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद बनता है, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि अगर कोई दो अभिकारक है, दो या दो से अधिक अभिकारक है, ओके, इसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और साथ में साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या है, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है कोयले का जलना। कम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोयले का जलना। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ओके, और संगमरमर का सूत्र याद कर लो, ये कभी कभी पूछ लेता है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। ओके, अगली अभिक्रिया अपनी क्या है, अगली अभिक्रिया आप सभी का है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ऊष्माक्षेपी का मतलब समझा देता हूँ। ऊष्मा मतलब तो ऊष्मा आप जानते हैं, क्षेपी का मतलब समझ लीजिए मुक्ति। क्या, मुक्त। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने देखा होगा जब चूने को पानी में गलाया जाता है तो बुलबुले निकलते हैं, वो डिब्बा गर्म हो जाता है, तो आपको क्या मिला कि वो वहाँ से ऊष्मा निकल रही है, लेकिन कहीं आपने कहीं गर्म किया, जी नहीं, वहाँ से क्या है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में सबसे अच्छा उदाहरण है आपका CH4। CH4 का जो नाम है साथियों वो मेथेन नाम है। क्या नाम है, मेथेन। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और ऊष्मा निकलती है। ओके, और इस चीज़ को भी याद कर लीजिए, बहुत भूल लेता है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद लिखा ऊष्मा शोषी। आइए, ऊष्मा का मतलब तो ऊष्मा जान के, शोषी का मतलब घटना याद रखिए। क्या, घटना। क्षेपी का मतलब बढ़ना, मतलब मुक्त होना, और शोषी का मतलब घटना या अवशोषित होना। तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा घटेगी मतलब तापमान अवशोषित होगा, तापमान घटेगा, ऊष्मा अवशोषी होगी, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात तापमान घटता है, इस बात को याद रखिए, क्या होगा, तापमान घटता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 + O2 गिव्स आउट 2NO G- ऊष्मा।
इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। ऊष्माक्षेपी मतलब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा के साथ साथ मतलब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होगी, यहाँ पर साथ ही ऊष्मा अवशोषित होगी, मतलब तापमान घटेगा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अगला रिएक्शन आप सभी के साथ पास है वियोजन। और वियोजन को दूसरे नाम से जाना जाता है अपघटन के नाम से। चाहे अपघटन आ जाए तभी आपको यही परिभाषा लिखनी है, चाहे वो वियोजन आ जाए तभी भी आपको यही परिभाषा लिखनी है, लेकिन आपको परिभाषा में कभी भी भटकना नहीं है। लेकिन वियोजन का मतलब होता क्या है? वियोजन का मतलब टूटना होता है। क्या? और टूटना। तो जब कोई एक अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद देता है या प्रदान करता है तो इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक मैं बताते रहता हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया पहचानने की, कि जो अभिकारक होगा अकेला होगा, लेकिन जो उत्पाद होगा वो क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा होगा। ठीक इसी का उल्टा संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जो होगा दो या दो से अधिक होगा, लेकिन उत्पाद केवल एक होगा। तो वियोजन और संयोजन आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी भी अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। ये सारे रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। और आइए सीखने में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज इसके आगे रिएक्शन हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखा है जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से उसे विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई दो लड़का लड़की है और दो लड़का लड़की अच्छे से बात कर रहे हैं, प्रेम हो रहा है। मैं इसको गलत मत लीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कोई एक आकर उसमें विभेद कर दे और उस लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, या लड़की है लड़के को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो क्या हुआ? वियोजित किया, विस्थापित किया। तो जब कोई एक अभिक्रिया ऐसी हो रही हो जिसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे लिखा हुआ है CH4Cl2 अभिक्रिया करेगा तो CH3Cl प्लस HCl बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट होता है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। ओके, अब आइए द्विविस्थापन। पहले तो विस्थापन सही था, लेकिन द्विविस्थापन मतलब क्या हुआ? दो चीज आगे पीछे होंगे। द्विविस्थापन कैसे हो सकता है? मान लेते हैं ये राम और ये राधिका, ये राम और राधिका, और ये क्या? श्याम और सुनीता है। ध्यान दीजिएगा, ये राम और राधिका है, ये श्याम और क्या है? सुनीता। होगा क्या कि राधिका श्याम के पास चली जाए और श्याम राधे जो ये क्या है? राम के पास सुनीता आ जाए। मतलब एक गठबंधन बने RS का, लेकिन ये यहाँ पर जो R है वो क्या है? फीमेल है, और यस क्या है? मेल है। यहाँ पर जो एक RS बनेगा, यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल है। मतलब इसका फीमेल इसके पास, इसका मेल इसके पास। तो क्या हुआ? स्थान बदला कि नहीं बदला? तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही हो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आयन का ही तो आदान प्रदान हुआ। पहले भी फीमेल मेल थे, यहाँ पर भी मेल फीमेल है, लेकिन यहाँ पर स्थान बदल गया। ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसी अभिक्रिया साथियों जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl NaNO3 ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा। आपको जब भी NaNO3 लिखना है ऐसे लिखेगा NaNO3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह मतलब आयन का आदान प्रदान आपस में होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अब आइए यहाँ पर ये दो सौतेले भाई मान सकते हो या जुड़वा भाई है, दोनों को पहचानने में थोड़ी सी गलती होगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि पहला बात करें, ये उपचयन और ये अपचयन। ओके, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसे रिडक्शन मिलेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन कब होता है? जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में, याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में, याद रखिए दोनों में का बहुत बड़ा रोल है। में के जगह पर कुछ और होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो,
या हाइड्रोजन की कमी हो। ये जो या शब्द लिखा हुआ है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर या के जब आपने तथा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, या के जब कुछ भी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, या अथवा लगा दीजिए। या के जब आप अथवा लगा सकते हैं तो ज़्यादा सही हो जाएगा। ओके, या भी सही है, लेकिन इन दोनों की जगह आप कुछ भी लगाओगे गलत हो जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि अगर हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, घट रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल के लिए 2Cu + O2 gives 2CuO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब इसको गर्म करने पर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। आगे आपका रिडक्शन है। रिडक्शन क्या कहता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए Cu + H2 gives Cu + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है तो उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन होगा। इस बात को याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे इसी परिभाषा में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन वो लिखा है अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब मेनली ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन पूछ रहा है। तो किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखेगा। मतलब जब एक ही अभिक्रिया में दो घटना हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए CuO + H2, ध्यान दीजिएगा, गर्म करेंगे Cu + H2 बनेगा। Cu प्लस लगाइए H2 बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा साथियों? ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब वहाँ अपचयन हो रहा है। मतलब कि जो CuO से Cu बना है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। क्या हुआ साथियों? अपचयन हुआ है। दूसरी ओर जब H2 से H2O बना है, H2O यहाँ पर O रहेगा, इसका उपचयन हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ साथियों? ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन घट गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए अगला आपके पास है कोरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं संक्षारण। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे का गेट लगा होगा, मूर्छा खा के खराब होकर गिरने वाला होगा। तो देखिए होता क्या लिखा है? जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। संक्षारण किसके कारण से होता है? आर्द्रता और अम्ल के प्रभाव के कारण होता है। और इसका रिएक्शन लिखना चाहे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। क्या होगा? अगर लोहे जब खा लेता है, जिसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4Fe + 3O2 + X H2O। H2O का मतलब पता नहीं यहाँ पर कितनी मात्रा जल के होंगी। गिव्स आउट 2FeO + 3 + X H2O। मतलब यहाँ पर भी पता नहीं कितनी मात्रा में जल निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं इस चैप्टर के। कुछ ही समय बचा है और कुछ समय के बाद ये चैप्टर एंड हो आ गया। मतलब कि रेंसिडिटी, विकृत मतलब बेकार, गंधता मतलब स्वाद या जो खुशबू आप लोग बोलते हैं। जब वसा और तेलों का क्या हो? उपचयन होता है। इस बात को याद रखें, यहाँ पर अपचयन लिख के आएंगे तभी आपका गलत हो जाएगा। जब वसा और तेलों का क्या होता है? उपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। इस घटना स्थिति को विकृत गंधता कहते हैं। आपने देखा होगा, पकौड़ी ले लो या कोई तेलीय पदार्थ ले लो जो कुछ समय के लिए खुला में रख दो, ढक के ना रखो, परहेज करके ना रखो, तो क्या होगा? नरम पड़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इसी को बोलते हैं विकृत गंधता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में। इसके बाद से अवक्षेपण अभिक्रिया, ये बहुत ही कम किताबों में मिलेगा आपको देखने को, और इससे बहुत ही कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। लिखा हुआ है जब किसी द्रव में, याद रखिएगा क्या लिखा है,
किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस पदार्थ बनता है, याद रखिएगा, तो उसे ही अवक्षेप कहते हैं। यदि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाया जाए तो देखा जाता है कि सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ अवक्षेपण हो रहा है। मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ठोस पदार्थ बनने की घटना को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर टूर करवा दिया है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने चुना जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। इसको तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में लिखना है। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी लिखना है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन लिखना है। अवक्षेपण अभिक्रिया लिखना है। अपचयन और उपचयन के बारे में लिखना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। संक्षारण और विकृत गंधता के बारे में लिखना है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है इसके बारे में लिखना है। आपको दिख रहा होगा साथियों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ जो इतना दिख रहा होगा आपको, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने करवा के रखा पहले से ही। अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन देखना है साथियों तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करिएगा, आपको इन तीनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैलेंसी वाले चैप्टर से। इन सभी को संतुलित करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में उतार लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 4 नंबर तक के प्रश्नों में आ सकते हैं, याद रखिएगा। आज मैंने आपको करवाया है चैप्टर फर्स्ट का फुल रिव्यू और पूरा का पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाया। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग करवाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर कम समय में समझ में आया होगा और एक्सप्लेन अच्छे से हो गया होगा आपके माइंड में। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू में, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए BSA के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।